Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मनी महेश लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनियन बजट को प्रिपेयर करना, जो कि हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है बाद में। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें से कोई भी अमाउंट पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल या बिना ऑथराइजेशन के विड्रॉ नहीं किया जा सकता। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है जो पब्लिक अकाउंट से जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल या ऑथराइजेशन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के हमारे सेशन में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसको हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज सबसे पहला टॉपिक होगा जहां पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर असेंबली के अंदर पूरा प्रेजेंटेशन का बातचीत चल रहा है, यानी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। देखेंगे क्या है पूरा मामला, कैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकंड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली हमारा एडिटोरियल भी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिस्कल फेडरलिज्म की, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे आखिरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसमें कितनी सारी समस्याएं हैं, ये बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। अगला भी जो हमारा एक एडिटोरियल है, ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली थोड़ा सिमिलर ही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर भी फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस केरला के ऊपर किया गया है कि केरला को आज के समय पर किस तरीके से परेशानी पड़ रही है फंड्स को इकट्ठा करने में। फिर उसके बाद में हम बात करने वाला आईमैक कॉरिडोर के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है जिस बिल के बेसिस पर आप कह सकते हो कि कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होने वाले हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात की गई है, ये ऑल टाइम हाई जा चुका है 11.7% तक। बात करेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हैं। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हमारे पास में, लेंटेना कैमरा एक यूनिक सा टर्मिनोलॉजी चर्चाओं में है। फिर एक बॉडी चर्चा में है कॉडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। देन उसके बाद हम्बोल्ट्स एनेग्मा एक और टर्म चर्चा में है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कशन में रहने वाला है, बहुत ध्यान से हर एक चीज़ों को सुनते हुए चलना। शुरुआत हम अपने थंबनेल वाले टॉपिक से करेंगे। तो दोस्तों बात यह है, आपको पता है कि इसरो का 2024 में बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे। उनमें से एक मिशन है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में जो हमारा मेन एम है, मेन मकसद है कि भाई कुछ एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना, और अंतरिक्ष में भेजकर लगभग 3 से 4 दिन वो अंतरिक्ष में रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस से नीचे आएंगे। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें एक बार में फाइनल तरीके से लॉन्च तो नहीं कर सकते, उसके लिए स्टार्टिंग में कई सारे टेस्ट चाहिए होंगे, डेमो टेस्ट चाहिए होंगे। तो उसी टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर बात यह है,
आर्टिकल्स के अंदर बताया जा रहा है कि इसरो अपने गगनयान मिशन को फाइनल तरीके से लॉन्च करने से पहले एक एक रोबोट बनाया है, उसने नाम दिया है व्योमित्रा। तो इस रोबोट को वो लॉन्च करने वाला है, जिस वजह से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिनट हो, हर एक जगह पर डिस्कशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाओगे, विमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्रा टू फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ गगनयान मिशन। गगनयान मिशन से पहले दोस्तों अभी इस रोबोट को लॉन्च किया जाएगा, इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि चेकिंग की जा सके सब कुछ सेफ है, सेफ्टी के साथ में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। समझ गए? ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि व्योमित्रा हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो बता देना है दोस्तों, एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसको गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। गगनयान मिशन क्या होने वाला है ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इस फोटो को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट जूम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों गगनयान मिशन में क्या होगा एक्चुअली, इंडिया से हम क्या करने वाले हैं, स्पेशली श्रीहरिकोटा से जहाँ से हम बहुत सारे मिशंस को लॉन्च करते हैं, वहाँ से हम अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे GSLV Mark 3। इस रॉकेट में हम अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाएंगे जिनको अंतरिक्ष में भेजना हमारा मेन मकसद होगा। अब ये रॉकेट क्या करेगा, यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से उड़ने के बाद में जैसे ही ऊपर जाएगा 16 मिनट के अंदर अंदर वो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुँच जाएगा। और दोस्तों रॉकेट में एक ऊपर छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर ही यहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। समझ गए इस बात को? अब वो 16 मिनट में जब लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचेगा तो वो जो बॉक्स है, वो जो मॉड्यूल है दोस्तों, उस रॉकेट से अलग हो जाएगा। ये मॉड्यूल हमारा अंतरिक्ष में रहेगा। अंतरिक्ष में आप कह सकते हो इस मॉड्यूल में 2 चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को पावर देती हैं, है ना, क्रू मॉड्यूल है और सर्विस मॉड्यूल है। तो ये इस तरीके से अंतरिक्ष में रहेगा 5 से 7 दिन तक। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर सेपरेशन हो जाएगा। या पीछे ब्लैक और गोल्ड कलर का देख पा रहे होंगे, जो ये गोल्ड कलर का इसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, ब्लैक कलर का जो है ये आपका सर्विस मॉड्यूल है जो कि इसको पावर देता रहेगा जब ये रॉकेट से अलग होगा। तो जब ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये ब्लैक वाला पोर्शन सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा, क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल अंतरिक्ष में रह गया, क्रू मॉड्यूल नीचे गिरना शुरू होगा। और नीचे गिरते गिरते अगर आप देखोगे तो एकदम से तो गिर नहीं सकता, और एकदम से गिरेगा तो यहाँ पर तो सबकी जान चली जाएगी। तो एकदम से गिरने वक्त इसके स्पीड को कह सकते हो कि इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें पैराशूट लगाएंगे। तो जब ये उतरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, तो पैराशूट ओपन होगा, पैराशूट से इसका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अरेबियन सी में यहाँ पर यह उतर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा गगनयान मिशन होने वाला है, जल्द ही लॉन्च होगा। उसके बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे जो कि न्यूज़ में रहने वाले हैं, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपया लग रहा है, और अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है, जो कि होगा ज़रूर से, तो भारत चौथा देश बन जाएगा दोस्तों ये काम करने वाला। इससे पहले US, रशिया, चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। समझ गए? तो व्योमित्रा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसके बारे में आराम से बता सकते हैं। व्योमित्रा 2 वर्ड से मिलकर बना है। व्योम मतलब स्पेस, मित्रा मतलब फ्रेंड। ठीक है, मित्र, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल है जिसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम जोड़ेंगे। उत्तराखंड क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पूरा बिल है ये अपनी असेंबली में दोस्तों यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला है, हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है जब उत्तराखंड में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा दोस्तों। और ट्यूसडे में ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने अपनी असेंबली में इस बिल को यहाँ पर रख दिया है। और अगर ये बिल पास होता है, अभी पास नहीं हुआ है, जैसे ये बिल पास होगा उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया का। इंडिपेंडेंट इंडिया ध्यान रखना, यानी देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद में पहला राज्य होगा जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर में। सभी कम्युनिटीज़ मतलब चाहे वो हिंदूज़ हो, मुस्लिम्स हो, सिख या क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, सबके ऊपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यानी कि इसके तहत सभी रिलीजन के लोगों के लिए शादी करना, डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं इनको लेकर एक ही कानून होगा। किसी का कोई पर्सनल रिलीजियस कानून नहीं चलेगा। सारे पर्सनल रिलीजियस कानून खत्म हो जाएंगे, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों होने वाला है। ठीक है, तो ये देश का पहला स्टेट बनने वाला है। ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ देश की आज़ादी के बाद की बात है।
और देश की आज़ादी से पहले ऑलरेडी हमारे पास में गोवा है, गोवा के पास में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन यहाँ पर इसको कह सकते हो कि अगर आप देखोगे, अब ऑब्वियसली आपको पता है ना गोवा के बारे में, गोवा वैसे पोर्चुगीज़ के अंडर में था, तो 1961 में यहाँ पर पोर्चुगीज़ से आज़ाद होता है गोवा, गोवा को लिबरेट कराया जाता है, फिर उसके बाद ही यहाँ पर भी यूसीसी लागू होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये बेसिकली फैमिली के पर्पस के लिए गोवा में लागू है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट लेवल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन फैमिली लॉ है जिसको यहाँ पे गोवा सिविल कोड का नाम दिया गया है। ठीक है, जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा दोस्तों वो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया इस आर्टिकल के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है इस कोड के अंदर में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, स्पेशली यहाँ पे उत्तराखंड की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें 2.9% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको इस बिल से बाहर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं धमी साहब, इन्होंने ये बोला है कि जो ये बिल है ये हर प्रकार की जो एविल प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर देगा, चाहे वो हलाला होगा चाहे वो इद्दत है, हर चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो ये बिल है ये बिल आराम से लागू होगा, और यहाँ पे किसी भी जो रिलीजियस कोई भी यहाँ पर रिलीजन है उसके जितने भी ट्रेडिशनल लॉज है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, उनके कस्टम्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्शंस, कोई भी चीज़ है दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, बस खाली सभी के लिए एक कॉमन लॉ लेकर आने वाला है जो कि सभी लोगों को मानने होंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, जिसमें जो शादी की यहाँ पर एज होगी वो भी मेंशन की गई है, लड़के के लिए 21 ईयर और गर्ल के लिए यहाँ पर 18 ईयर्स, तो ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूसीसी के तौर पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़ के अंदर। अब ये न्यूज़ इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस खाली एक मोटा मोटा यहाँ पर आपको ये जो खबर है ये मालूम चल चुका है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए इसका बैकग्राउंड डेटा है, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे संविधान में कहाँ पर मेंशन्ड है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे पढ़ना होगा दोस्तों। चलिए आपको बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 44 क्या है, डीपीएसपी है आपका। ठीक है, पता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसी प्रकार से ये डीपीएसपीज भी हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब बात करते हैं तो इसका जो आर्टिकल 44 है इसके तहत यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, और इंडिया में इकलौता राज्य गोवा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर भी बेसिकली कॉमन फैमिली लॉ है जिसको हम गोवा सिविल कोड के नाम से जानते हैं। ये वैसे गोवा जब पोर्चुगीज़ के रूल से छुड़ाया गया था उसके बाद यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे आते हैं, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो यूसीसी है ये काम कैसे करेगा। जैसे आज के समय पर अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स, जैन्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ज्यूज, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं वो अपने आप को अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, अब इन धर्म में कोई शादी हो रही है, डाइवोर्स हो रहा है, तो अपने रिलीजन के अंदर में जो जैसा होता है उसी प्रकार की प्रैक्टिस को ही अपना रहे हैं। समझ गए, ये बात आपको क्लियर होगी दोस्तों। तो इस वजह से सबके लिए एक कॉमन लॉ लेकर आया जा रहा है कि भाई कोई भी ये जो रिलीजन के लोग हैं अपने रिलीजन की जो कस्टम्स हैं या फिर अपने रिलीजन के यहाँ पर जो लॉज हैं, जैसे उनके हिंदूज़ की अगर यहाँ पर मैरिज हो रही है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो रहा है, मुस्लिम्स में यहाँ पर उनका पर्टिकुलर अलग से कानून है, ऐसे सबके अलग अलग लॉज हैं, तो ये सारे लॉज खत्म कर दिए जाएंगे। सभी लोगों के लिए एक कॉमन लॉ होगा जिसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दोस्तों बहुत सारी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में पता चलता है। जैसे जब बात करते हैं भारत की, तो भारत दोस्तों यहाँ पर एक देश है डाइवर्स रिलीजन कल्चर का। आपको यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलेंगे, है ना, सब एक साथ रह रहे हैं, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर आपको देखने को मिल जाते हैं, उनके खुद के सबके पर्सनल लॉज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक कॉमन लॉ लेकर आ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब बात करोगे तो काफ़ी सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, केवल ओरल बेसिस पर यहाँ पर फॉलो करते हैं वो। ठीक है, ओरली बेसिस पर यहाँ पर फॉलो किया जाता है, तो इस बेसिस पर कहीं ना कहीं हम लागू कर पाएँ बहुत मुश्किलें आएंगी। सेकेंड जो चैलेंज बताया जा रहा है वो है रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं तो उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो अपना प्रोटेस्ट भी दिखाएंगे यूसीसी को लेकर। रीज़न यह है कि बहुत सारे रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं, अब जो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे
कहना यह है इस आर्टिकल के अंदर में कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज होता है तो जो यहाँ पे मेजोरिटी लोग हैं, ठीक है, जो मेजोरिटेरियन है दोस्तों, उनकी साइड में ये लॉ फेवर की साइड में हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, माइनॉरिटी ग्रुप्स का कहना यह भी है कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 25 के तहत मिलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 ये जो फंडामेंटल राइट है ये क्या देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन को आराम से परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास में पूरी फ्रीडम है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, प्रैक्टिस सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 25 के तहत ये वायलेट होगा, इस प्रकार का जो आर्गूमेंट है वो भी रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। फिर है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के समय पर अगर हम देखें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये लागू होगा तो इससे जो कम्युनल टेंशन्स हैं रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएट होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। फिर एक और चीज़ बताई जा रही है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, यानी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स अपने अपने लॉज को अपने अपने रिलीजन के हिसाब से हर एक चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अब वो सारे पर्सनल लॉज को ख़त्म करके एक कॉमन लॉ लेकर आना, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ड्राफ्टिंग, कोडिफाइंग, हार्मोनाइजिंग अलग अलग पर्सनल लॉ से अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, रिलीजियस लीडर्स, वेमेंस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज़ को बनाना। तब दोस्तों यहाँ पे एक रोबस्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी, एक मजबूत मैकेनिज्म जो कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए, लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाएँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने रहने वाला है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। अब सवाल यह है कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, इन चैलेंजेस से गुजर जाते हैं हम, तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स होगा नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, इससे यहाँ पर देश के अंदर एकता बढ़ेगी, एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लॉ होगा सभी लोगों के लिए, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी है दोस्तों, इन चीज़ों को हम और ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। फिर दूसरा यहाँ पर जो बेनिफिट है वो है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, स्पेशल फोकस करेगा जेंडर जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर में। कई सारे अलग अलग पर्सनल लॉज के अंदर में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं है ना, महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जब आएगा तो सारे पर्सनल लॉज खत्म होंगे। तो जो नए लॉज आएंगे दोस्तों, यहाँ पर जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भेदभाव यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस वेमेन को दिया जाएगा, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, हर एक मैटर के अंदर में। तो इससे यहाँ पर जो महिलाएं हैं और ज़्यादा सशक्त हो सकेंगी। तो ये इसका एक बेनिफिट बताया जा रहा है। फिर एक और बेनिफिट होगा सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सही भी है। अभी क्या होता है, मान लो जो अलग अलग यहाँ पर रिलीजियस लॉज हैं, उनमें कोई मैटर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, डाइवोर्स को लेकर कोई केस आता है, तो वो केस कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हर एक पर्सनल लॉज के हिसाब से उनके मैटर को देखना पड़ेगा। अब जब पर्सनल लॉज ही नहीं होंगे, सबके लिए कॉमन लॉ होगा, तो एक ही पर्टिकुलर कानून के माध्यम से दोस्तों सभी के केसेस को देख सकेंगे। तो जो लीगल सिस्टम है हमारा वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है, ये बताया गया। प्लस जितने भी यहाँ पे पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर में एक मॉडर्नाइजेशन आएगा, चीज़ें यहाँ पर मॉडर्न हो पाएंगी। जो काफ़ी सारी प्रैक्टिस हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में हैं, स्पेशली यहाँ पर ट्रिपल तलाक हो गया, पॉलीगैमी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सब चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे ख़त्म किया जा सकेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जो शुरुआत है ना, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस से हुई दोस्तों। जैसे शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस होता है ये, फिर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पुराने केसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये नींव है जहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की मांग उठती हुई चली। अब यहीं पर एक और स्पेशल फोकस आता है कि भाई चैलेंजेस भी हैं, फायदे भी हैं, तो हमें कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना होगा, इसके वे फॉरवर्ड्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पे बताया यह जाता है कि यूनिटी ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी से। कि आप यूनिफॉर्मिटी बना रहे हो, सबको एक कानून से ट्रीट करोगे, उससे ज़्यादा अगर यूनिफॉर्मिटी लागने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे यूनिटी ज़्यादा मैटर करती है और हमें दोनों ही चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है।
तो जो यहाँ पर कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर बात यह भी है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में डिस्कशंस करने होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले अलग अलग रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इन सबको साथ में लेकर आना होगा। तब सबकी सहमति से दोस्तों इन लॉज को लागू करना होगा, तब जाकर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हो सकेंगी सिटीजन्स के माध्यम से। आई होप आपको एक बढ़िया तरीके से पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा, लास्ट ईयर यानी सितंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। ये सितंबर 2023 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था। इस महीने हम लोगों ने G20 समिट को होस्ट किया। इंडिया में पहली बार दोस्तों G20 समिट हुआ। कई सारे कंट्रीज आए, बड़े बड़े लीडर्स आए, काफ़ी डिस्कशंस हुए, और उन डिस्कशंस के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में हुई थी वो था आईमैक कॉरिडोर। ठीक है, आईमैक कॉरिडोर की फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक पर्टिकुलर कॉरिडोर क्या करेगा, भारत को सीधा यूरोप से जोड़ने का काम करेगा, और उसके बीच में मिडिल ईस्ट हमारी मदद करने वाला है। हुआ क्या, अब वैसे ये जो कॉरिडोर है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ये मामला रुक गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों सितंबर में तो ये पूरा डिसीजन लिया गया था, उसके अगले ही महीने अक्टूबर 7 को हमास ने, आपको पता है, ठीक है, हमास जो गाजा पट्टी में है, उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और उस अटैक की वजह से इजराइल ने रिटालिएशन में बॉम्बार्डिंग कर दी बुरी तरह से, और आज पूरा गाजा पट्टी खत्म हो चुका है। नहीं हुआ है तो हो भी रहा है दोस्तों। आज के समय पर प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। गाजा पट्टी जहां थोड़ी बहुत बिल्डिंग से दिखाई देती थी, घर दिखाई देते, वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। इतनी बॉम्बार्डिंग्स हुई हैं वहां पर। तो जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो दुनिया में एक तरफ लोग बढ़ गए, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में लोग आ गए। अब जो ये अरब कंट्रीज हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो इतना जल्दी यहाँ पर आईमैक कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इजराइल जो है एक जो ऐसा देश है जिसको कई बार कंट्रीज के साइड से एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। कुछ देश हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएई वगैरह, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इन सब ने धीरे धीरे करके क्या किया, इजराइल को एक कंट्री, एक देश का दर्जा दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक कंट्रीज इजराइल को एक देश का दर्जा नहीं दे रही थी। अभी भी मोस्टली आपको अरब कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो इजराइल को एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं मानती हैं। ठीक है, ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई। अब क्या हुआ, इजराइल और हमास का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट हुआ, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये आईमैक कॉरिडोर का जो यहाँ पर पूरा मामला है ये ठंडे बस्ते में चला गया। किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया, और आज 5 महीने हो रहे हैं हमने इस कॉरिडोर के बारे में कुछ भी नहीं किया है इस गाजा पट्टी के युद्ध की वजह से। तो अब जो ग्रीस के यहाँ पर एक पर्सनल हैं, एक कह सकते हो कि ग्रीस के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर इंडिया के विजिट पर आए हैं, ठीक है, और अब इन्होंने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया है कि होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द आईमैक कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ लोग ये समझ रहे थे कि इजराइल और हमास के युद्ध के बाद में सऊदी अरेबिया, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस कॉरिडोर में, वो सीधा सीधा मना कर देगा कि हम यहाँ पर इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर में अत्याचार कर रहा है। बट सऊदी अरेबिया ने दोस्तों ऐसा कोई भी मना नहीं किया है। सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर रेडी है अभी भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अब जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसमें यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस सबको साथ में इकट्ठा होना ज़रूरी है। जो 9 सितंबर को ये मामला साइन हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट करने में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और पॉसिबिलिटी है दोस्तों जल्दी यहाँ पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, जिसके बाद यूरोप को, मिडिल ईस्ट को प्लस इंडिया को, तीनों ही को बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि ये फ़ायदे होंगे कैसे, ये कॉरिडोर है क्या? अभी मैं आपको बताऊं, अगर हमें यूरोप से सामान वगैरह लेना हो या सामान थोड़ा एक्सपोर्ट करना हो तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? हम अपने बंदरगाह से जहाज़ भेजते हैं, वो जहाज़ इधर से गुजरता हुआ बाब एल मंडेब स्ट्रेट से निकलता हुआ रेड सी में आता है, और रेड सी से ऊपर सीधा स्विस कनाल पे जाता है, स्विस कनाल से पार होकर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पर वो यूरोप में पहुँचता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब क्या हुआ, रेड सी में पिछले कुछ समय पर दोस्तों बड़े बड़े क्राइसिस हम लोगों ने देखे। जो इधर येमेन है, येमेन के हूती रेबल्स हैं, वो हमारे जहाज़ों के ऊपर में अटैक कर रहे हैं।
ऐसे जहाज़ जिसका इसराइल के साथ में एसोसिएशन है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमें जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये कॉरिडोर काम कैसे करेगा? पहली बात तो ये भारत को पहले तो मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा। ये कौन सा रीजन है? हमारा पूरा मिडिल ईस्ट है। तो इंडिया का बेसिकली यहाँ पे एक समुद्र का रास्ता सीधा जुड़ेगा। कहाँ पर? यूएई के अंदर एक पोर्ट है, जबल अली पोर्ट, वहाँ पर। फिर यूएई से सीधा यहाँ पर ये लैंड के जरिए यानी ज़मीन के रास्ते जरिए सऊदी अरेबिया पहुँचेगा। सऊदी अरेबिया से यूएई से सीधा यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाएंगी और वो रेलवे जो लाइन होगी वो सीधा सऊदी अरेबिया को पूरी तरह से क्रॉस करेगी और सऊदी अरेबिया को क्रॉस करती हुई, जॉर्डन को क्रॉस करती हुई इजराइल में पहुँचेगी वो पटरी, और ट्रेन सीधा जाकर इजराइल के हाइफा पोर्ट पर रुकेगी। यहाँ पे हाइफा बंदरगाह है और फिर वो हाइफा बंदरगाह सीधा, ये आपको जो देश दिख रहा है ये है ग्रीस दोस्तों, जिसके लीडर अभी आए इंडिया। तो ग्रीस के अंदर भी एक पोर्ट है, पायरियस पोर्ट। तो ये जो हाइफा पोर्ट है इससे जहाज सीधा कनेक्ट होगा पायरियस पोर्ट तक। तो रेड सी, स्वेज कैनाल, इन सब का रोल हो जाता है यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त। सीधा ये पूरा का पूरा कॉरिडोर इंप्लीमेंट होगा। भारत को यूरोप से कुछ एक्सपोर्ट करना होगा या यूरोप से कुछ इंपोर्ट करना होगा तो सीधा यहाँ पर हम इस वाले कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तीनों को ही बेनिफिट्स मिलेंगे। व्यापार में सऊदी अरेबिया को, इधर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। यूरोप को फ़ायदा मिलेगा, इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा। तीनों का जो व्यापार है और मजबूत होगा। ये होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आई होप आपको आईमैक के बारे में समझ में आ चुका है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में ये डिस्कशंस किए जा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो डॉट 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 जो है ये हमारा समुद्र का रास्ता है। बाकी जो ये पूरी लाइन चल रही है कंटिन्यूस, ये हमारा रेल रूट है, यानी रेलवे की पटरी लाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में बैकग्राउंड डेटा देखा, यूसीसी हमने डिस्कस किया, तो वो सारा बैकग्राउंड डेटा आपको रेडीमेड नोट्स के फॉर्म में एक प्रिंटेड पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये भी है, इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। आपने स्टोरेज का जो इशू वगैरह फेस करना पड़ता है ना यार, कितना पीडीएफ इकट्ठा करके रखे हैं, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। इस ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कि थोड़े दिनों बाद ही आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो बरकरार मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ पहुंचा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पेज नंबर 12 पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, राज्यसभा से एक बिल पास हुआ है। उस बिल के अंदर मेंशन ये किया गया है, जो हमारे पास में हमारे देश में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। कितने? टोटल 70 पीवीटीजीज जो हैं, उन पीवीटीजीज में से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला जाएगा। यानी कि उनकी स्थिति इंप्रूव हुई है तो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो राज्यसभा ने कल मंगलवार के दिन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब और ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 को दोस्तों पास कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर इस बिल के अंदर मेन मकसद है कुछ नई कम्युनिटीज़ जो पीवीटीजी से बिलोंग करती हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ओडिशा में जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, स्पेशली यहाँ पर भूयान ट्राइब हो गई, उसके अलावा भुंजिया ट्राइब हो गई, बोंडो ट्राइब हो गई, बोंडो पोराजा ट्राइब हो गई, आंध्र प्रदेश की कुछ ट्राइब हो गई, फॉर एग्जांपल खोंद पोरजा ट्राइब हो गई, बोंद पोरजा ट्राइब हो गई। इस प्रकार से कुछ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको अभी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आर्टिकल चर्चाओं में। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ आखिरकार ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं क्या, पीवीटीजीज होते क्या हैं। यूपीएससी एक बार यहाँ से सवाल भी पूछ चुका है। तो दोस्तों जो ये ग्रुप बनाया गया था पीवीटीजी, स्टार्टिंग में जब बनाया था ना तो इसका नाम पीवीटीजी नहीं था, स्टार्टिंग में पीटीजी था, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स।
1973 में एक कमीशन था, देहबार कमीशन। इन्होंने इस ग्रुप को बनाया। इन्होंने बोला हम ट्राइबल ग्रुप्स की एक ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं, जनजातियों की जो यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, लेस डेवलप्ड है, पॉपुलेशन घट रही है, अभी लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिटरेसी में पीछे हैं, काफ़ी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया जाए जिसको हम पीवीटीजी के नाम से जानेंगे। तो पीवीटीजी का जैसे मैंने बोला नाम स्टार्टिंग में पीटीजी था, लेकिन 2016 में सरकार ने नाम बदलकर इसका पीवीटीजी कर दिया। और 2006 में और 1975 में यानी 1975 में भारत सरकार ने टोटल 52 ऐसे ग्रुप देखे हमारे देश में, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो कि खतरे में हैं या लीस्ट डेवलप हैं, और इनको इस पीवीटीजी वाले ग्रुप में डाल दिया। और बाद में धीरे धीरे करके 23 और ग्रुप्स ऐड कर दिए गए। तो टोटल अभी तक दोस्तों 75 ये हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो टोटल 75 पीवीटीजीज आज के समय पर हमारे देश में देखने को मिलते हैं। और इन 75 पीवीटीजीज में से सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो यहाँ पर ओडिशा के अंदर में पाई जाती है। अब सवाल यह है, मतलब कैसे यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी के ग्रुप में रखा जाता है? रीज़न यह है कि हम कई सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई वो जो ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन है वो थम चुकी है, पॉपुलेशन कम हो रही है, लिटरेसी लेवल कम है, रिटन लैंग्वेज का एब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, डेवलप नहीं हो पाए अभी तक। तो ऐसे ग्रुप्स को पीवीटीजी ग्रुप के अंदर में रख दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ यूपीएससी ने देखो 2019 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ पीवीटीजी को लेकर 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं वो 18 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। सेकंड, एक स्टैग्नेंट यानी कि उनकी पॉपुलेशन, मतलब जिस ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन कम होती है उसको हम पीवीटीजी स्टेटस दे देते हैं। ये सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। थर्ड वाला, हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी हैं जो ऑफिशियली नोटिफाइड हैं, ऐसा नहीं है टोटल 75 है, अभी हमने पढ़ा था। तो आप देखोगे तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। और ऑप्शंस को देखोगे तो थर्ड नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बचा कौन सा? सी वाला। बाकी जो आपके 1, 2 एंड 4 है ये तीनों के तीनों सही उत्तर हैं रिगार्डिंग पीवीटीजी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है टैक्स टू जीडीपी रेशियो की। तो बोला जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर में जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दोस्तों वो ऑल टाइम हाई रहेगा 11.7% के आसपास, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, टैक्स यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। ये मामला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परसेंटेजेस हमेशा इस चर्चा में रहते हैं। परसेंटेजेस दोस्तों अब आपसे कभी नहीं पूछ जाते इकॉनमी के अंदर में। मेन चीज़ जो इकॉनमी में पूछी जाती है वो आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो इकॉनमी में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो की तो कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, या आखिरकार इंडिया में अभी ये लो है तो लो ऐसा क्यों है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। चलो पहले हम यहाँ पे टर्म डिस्कस करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। दोस्तों ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या करता है? ये हमारे देश का ये नापता है कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमी के कंपैरिजन में। यानी जो हमारा जीडीपी है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसके रिलेशन में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। फिर अब बात ये आती है, ये क्या करता है? ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स जो नई नई नीतियां बना रहे हैं, एनालिस्ट है, उनको यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर शेयर करता है जिसके बेसिस पर हम टैक्स को कंपेयर करते रहते हैं ईयर टू ईयर। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना, अगर देश की फाइनेंशियल सिचुएशन को आपने देखना है, अगर मान लो एक देश की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, बेटर कंडीशन में चल रही है, तो उस देश का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो हायर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है यानी कि जीडीपी के रिलेशन में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, यानी कि उतनी ज़्यादा स्थिति अच्छी है हमारे इकॉनमी की, ज़्यादा पैसा आया है गवर्नमेंट के पास में। और ये रेशो यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि जब गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा कलेक्शन हुआ है तो गवर्नमेंट बड़े बड़े खर्चों को भी आराम से अफोर्ड कर सकती है। फिर हमारे पास में एक स्टैट है, ये 3 लाइन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और फैक्ट भी है ये। अगर आप देखोगे तो 6% जो पीपल हैं इंडिया के अंदर में वो इनकम टैक्स पे करते हैं। दैट इज लगभग 132 करोड़ की जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ पे 2023 तक की बात हो रही है दोस्तों, तो 132 करोड़ में से केवल 8 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अपना इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना इनकम टैक्स हर कोई पे नहीं करता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर कोई पे करता है।
तो ये बात ध्यान रखना। तो इंडिया का जो ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी है वो 11.1% है, तो ये बढ़कर 11.7% हो रहा है। इस ऐसा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बढ़ेगा तो मैंने बोला हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है, कहने का मतलब है। अब सवाल यह है कि अभी भी अगर आप देखोगे तो टैक्सेस थोड़े से कम भरे जाते हैं, तो उस बेसिस पर जो हमारा जीडीपी, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अभी भी कम है इंडिया का बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो ये जो हमारा ये रेशियो जो कम है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, हमारे देश में जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिस चक्कर में यहाँ पर वो सब क्या करते हैं, टैक्स देने से बच जाते हैं, टैक्स देने से यहाँ पर भागते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में अगर आप सबसे बड़ी सेक्टर देखोगे वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा रोजगार जो लोगों को मिला है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला है, और 15 करोड़ ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो ऐसे टैक्स से एग्जैम्प्टेड है, उनको टैक्स से छूट मिली हुई है, वो भी टैक्स पे नहीं करते। प्लस उसके साथ बहुत सारी यहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जिसके माध्यम से जो अमीर लोग हैं, रिचर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, उनको भी यहाँ पर टैक्स में छूट मिल जाती है। फिर दूसरा फैक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है कि जो ये लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दोस्तों, इसकी मतलब इसका पीछे का मेन कारण ये भी है कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है, एक इंसान की जो इनकम है वो बहुत कम है। गरीबी अभी भी यहाँ पर है, हाई पॉवर्टी है ना। भले ही यहाँ पर गरीबी से कई सारे लोग बाहर आए हों, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर पॉवर्टी लेवल है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कम रहता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सामने आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या आप जानते हो? कहोगे हाँ जानते हैं। अच्छा ये कम है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आप ये रीजन्स बता सकते हो फटाफट। अच्छा फिर पूछा जाएगा, चलो रीज़न बता दिए, क्योंकि जब एक बार लाइन से क्वेश्चन बनते हैं ना, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। अगर यहाँ पर ये कम है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बताओ ज़रा, ठीक है? अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है तो क्या असर होगा इसका? तो पहली चीज़, इससे दोस्तों यहाँ पर टैक्स का जो रेवेन्यू है, जो कमाई है गवर्नमेंट की, वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा पैसा। अब बोरो करना पड़ेगा तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस खराब होने लगेगा, समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट लगातार पैसे पे पैसा उधार लेती चली जाएगी, फिर उसको ब्याज समेत में चुकाना होगा। डेवलपमेंट करने की बजाय या इफेक्टिव टैक्स सिस्टम लाने की बजाय यहाँ पे लगातार क्या करना पड़ रहा है? पैसा बोरो कर रही है गवर्नमेंट। तो टैक्स कलेक्शन अगर कम होगा तो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, डेवलपमेंट के ऊपर में, ये सब कुछ कम हो जाएगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है लैंटेना कैमरा के बारे में, हाल ही में न्यूज़ में है। क्या है ये? तो दोस्तों बेंगलुरु के अंदर में एक एग्जीबिशन, एक मेला लगता है, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह हैं जो लैंटेना कैमरा से बनाई गई हैं। उनको सीधा सीधा एक अटेंशन मिला, जिस वजह से ये चर्चा में है। तो क्या है लैंटेना कैमरा? ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी है, एक पौधे की प्रजाति दोस्तों आपको ये देखने को मिल रही है, जो कि वर्बेना फैमिली से बिलोंग करती है। और जो ये पौधा है ये अमेरिका से बिलोंग करता है, बस खाली इंडिया में आ गया, अंग्रेजों के समय पर लाया गया था, वैसे ये अमेरिका से बिलोंग करता है। और ये पौधों की खास बात यह है कि क्लाइमेट, जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, हर क्लाइमेट को ये अडॉप्ट कर लेता है। चाहे टेम्परेचर कितना ही ज़्यादा हो, नमी कितनी हो, उसको भी अडॉप्ट करके उसमें ग्रो करता रहता है। और इसी वजह से ये प्रजाति इतनी बढ़ चुकी है दुनिया भर में, इंडिया में इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम इंडियंस इससे तंग आने शुरू हो चुके हैं, लैंटेना कैमरा से। और दोस्तों इस वाली स्पीशी को दुनिया की 10 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशी की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता है भारत के लिए। इन्वेजिव स्पीशी जानते हो ना, बाहर से किसी दूसरे देश से यहाँ पर कोई एक पौधे की प्रजाति आई हो इंडिया में, और वो प्रजाति अब इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हमारी लोकल, हमारी इंडिया की जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको बर्बाद कर रही है, वही इन्वेजिव स्पीशी कहलाती है। तो ये भी ऐसा ही है कि हमारे नेटिव जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको यहाँ पे बेकार कर रही है, उनकी जगह ये ले रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये पौधा लाया कौन? तो इसको लाया गया था दोस्तों एज अ ऑर्नामेंटल श्रब, वो जैसे मैंने बोला अंग्रेज़ों के समय पर जब लाया, और अब ये तेज़ी से इतना फैला कि एक इन्वेजिव स्पीशी बन गया, हर जगह पर फैल जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना होगा, वेस्टर्न घाट्स के अंदर में दोस्तों, वो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुका है इस लैंटेना कैमरा से। सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया वो है, बड़े क्षेत्र में ये पूरी तरह से पौधे फैल चुके हैं। रीज़न पता ही है, क्योंकि ये इसका जो ग्रोथ है, यानी आप इमेजिन करो हर दिन 1.5 इंच ये ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वैसे ये प्लांट साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, बट यहाँ पर ये तेज़ी से स्प्रेड होता हुआ चले जा रहा है, ये एक कंसर्न भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगले आर्टिकल में बात की गई है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के बारे में। क्या है पूरा मैटर जान लेते हैं। न्यूज़ यह है कि अभी जो 7वां सेशन है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स का, ये 7वां सेशन होता है 29 जनवरी 2024 से शुरू होता है, 2 फरवरी तक ये पूरा सेशन चलता है केरला के कोची में। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये पूरी कमेटी चर्चाओं में है। तो पहले हम इस कमेटी के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस। तो दोस्तों जो हमारे इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पर मांग की है कि हमारे पास में एक कमेटी होनी चाहिए मसालों को लेकर, जड़ी बूटियों को लेकर। और ये मसालों को लेकर जो कमेटी होगी ये डिसाइड करेगी हमारे मसालों के स्टैंडर्ड्स को, उनकी क्वालिटीज़ को चेक करने का काम करेगी। और फिर उस बेसिस पर इस कमेटी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, अंडर द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। 2013 में इस प्रकार से कमेटी बनाई गई। और इसका जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेन इंडिया जो है यहाँ पर इस कमेटी को होस्ट करता है। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, मसालों को देखने के लिए एक प्रॉपर बोर्ड है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, वो यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर भी है। तो अभी जो 7वां सेशन हुआ इस कमेटी का, इस 7वें सेशन में जो हमारी कार्डमम है, टर्मरिक है, हल्दी है, जुनिपर है, बैरी है, इस प्रकार के जो मसाले हैं दोस्तों, इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंशन किया गया, क्वालिफाई किया गया, जिस वजह से यहाँ पर एक कमेटी चर्चा में। तो कमेटी क्या है वो आपको समझ में आया। अब बात करते हैं ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। ठीक है, ये कमीशन आपको क्या देखने को मिलेगा जिसके तहत यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कमीशन भी दोस्तों किसने बनाया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। और इस कमीशन को हम फूड कोड के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन में टोटल 189 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे दुनिया भर की। एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली के अंदर में। ठीक है, अब दोस्तों ये एक ऐसी बॉडी है जहां पे दुनिया भर की कंट्रीज की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। ये क्या करती है? ये यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम करती है कमिटीज़ के माध्यम से। जैसे इंडिया के अंदर भी एक कमिटी है, जैसे मैंने अभी बताया, ये डिसाइड करती है। ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे दुनिया भर में स्पेशली मसाले हैं या फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर करने का काम करती है, उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम करती है। और इंडिया में जितना भी पूरा मसालों का सेक्टर है, स्पाइसेस का सेक्टर है, उन स्पाइसेस सेक्टर को हैंडल करने के लिए इंडिया के पास में स्पेशली एक बोर्ड है जिसका नाम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है इसको बनाया गया था, पहली बात ध्यान रखना, एक स्टैचुरी बोर्ड है, यानी एक कानून एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के माध्यम से। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है यहाँ पर जो मसाले हैं स्पेशली, है ना, उनको एक्सपोर्ट करना और उनका यहाँ पर पूरी तरह से प्रमोशन का ध्यान रखना। ये जो बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर है कोची के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लस इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, टूटिकोरिन, कांडला और गुंटूर में भी यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स आपको नजर आएंगे। ये बात हो गई स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास में 2 रेलिवेंट एडिटोरियल्स मिले हैं दोस्तों, और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। पहला एडिटोरियल ये डिस्कस करेंगे, ये भी फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहा है, और ये वाला एडिटोरियल ये भी फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, बस खाली हर एक चीज़ों को आराम से सुनते हुए चलना। ये जो एडिटोरियल आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनियन गवर्नमेंट्स रीन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट्स, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन जो है हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो हैं, आप देख पाओगे, एक स्टेट प्लानिंग कमीशन जो तमिलनाडु का है उसके चेयरमैन हैं, दूसरे यहाँ पे कह सकते हो स्टेट प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं यहाँ पर। तो दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। इनका कहना यह है कि जो टैक्स आज के समय पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो टैक्स प्रॉपरली राज्य सरकारों के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर एक सुधार करने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जो 14 फाइनेंस कमीशन था 2015-16 के समय पर जो बनाया गया था, इस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया, और रिकमेंडेशन ये दिया था कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र जो कर रही है स्टेट्स को, वो यहाँ पर कम हो रहे हैं अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें भी तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि अभी 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या रेकमेंड किया था। 14 फाइनेंस कमीशन जब हुआ करता था 2015-16 में, तो उसने ये बोला था कि हमारा केंद्र सरकार के पास में जितना भी टैक्स आ रहा है, जितना भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, उसका 42% जो यूनियन टैक्स होगा वो हमारे राज्य सरकारों को देना होगा। लगभग कह सकते हो 10% के आसपास जो टैक्स होगा वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, क्योंकि सारा टैक्स कलेक्शन हो रहा है यूनियन के पास में, फिर यूनियन यहाँ पर वो टैक्स बांटती है स्टेट्स गवर्नमेंट को। तो 42% के आसपास हमें बांटना होगा, यानी 10% के आसपास हो गया। अब हुआ यहाँ पर ये कि जो हमारा 13th फाइनेंस कमीशन था, ये तो 14th वाले की रिकमेंडेशन थी, इससे पहले वाला जो फाइनेंस कमीशन था उसके रिकमेंडेशन को अगर आप देखोगे दोस्तों,
तो उससे ज़्यादा था थोड़ा ये 14th वाला। लेकिन उसके बाद जो 15वां फाइनेंस कमीशन आया, उस 15वें फाइनेंस कमीशन के अंदर में जो ये अमाउंट, जो ये टैक्स यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को बांटने की जो बात की गई है, वो 41% के आसपास कर दिया गया। यानी कि अब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, लेकिन 41% जब किया तो इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख को अगर मिला लेते हैं तो वो भी यहाँ पर 42% होना चाहिए। तो राइटर का कहना यह है कि जो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास में टैक्स आ रहा है, कलेक्शन है टोटल, उसका 42% वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट्स को। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारी केंद्र सरकार है उनका जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है, जो यहां पर पैसा वो ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेट्स को, वो कहीं ना कहीं उस ट्रांसफर का कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है स्टेट्स के पास में, क्योंकि स्टेट्स को जितना ट्रांसफरेशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। समझ गए? जो हमारी केंद्र सरकार है वो ज्यादा पैसा बचा पा रही है अपने पास में, ज्यादा इनकम स्टोर करके रख रही है अपने पास में, ऐसा यहां पर राइटर बोलते हैं। अब वो टैक्स रेवेन्यू को लेकर यहां पे कुछ बेसिक मैथ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। कहते हैं भैया जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन है उनका रिकमेंडेशन अलग अलग है। एक बोलता है यहां पर कि एक ने रिकमेंड किया केंद्र सरकार 42% के आसपास जो टैक्स का रेवेन्यू है अपना वो स्टेट्स को बांटे। एक दूसरा कमीशन बोलता है 41% यहां पर बांटे। तो अगर आप टोटल यहां पर रेवेन्यू देखोगे तो वो रेवेन्यू बटने के बावजूद भी दोस्तों बड़ा अमाउंट यहां पर जो केंद्र सरकार है वो बचा रही है। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है केंद्र सरकार का वो बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। 2015-16 में सरकार का जो रेवेन्यू था टैक्स का वो 14.6 लाख करोड़ था। 2023-24 के अंदर बढ़कर ये 33.6 लाख करोड़ हो गया। तो यूनियन टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, केंद्र सरकार के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन जो टैक्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टेट्स के पास में वो इनफ मात्रा में नहीं है, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को उधार लेना पड़ रहा है। और जब कोई राज्य सरकार उधार लेने भी जा रही है तो उस बोरो के ऊपर लिमिटेशंस लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात यहां पे राइटर मेंशन करते हैं। तो उनका कहना यह है कि जो स्टेट्स के पास में शेयर आता है उस शेयर को यहां पर इंक्रीज करना होगा, या इनफ मात्रा में जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर होना चाहिए। स्टेट्स का शेयर यहां पर कम है, लगातार यहां पर डिक्लाइन हो रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कहां से लाए? ये बोलते हैं वैसे भी यहां पर जब तमिलनाडु की बात करते हैं और भी यहां पर स्टेट्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में उनको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। जो रिटर्न मिल पा रहा है वो बाकी सारे स्टेट्स के अंदर में मिल पा रहा है जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये बात देखने को मिलेगी। अब दोस्तों जब भी बात आती है रेवेन्यू कलेक्शन की, तो रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट का हो रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेस हो जाते हैं, चार्जेस होते हैं, सरचार्ज जो होता है, वो एक्स्ट्रा जो सेस और सरचार्ज है उसका पैसा भी केंद्र सरकार के पास में बच रहा है। केंद्र सरकार उसको अपने रेवेन्यू में ऐड करती हुई चली जा रही है अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। अपना जिस चाहे राज्य को यहाँ पर वो रेवेन्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन वो पैसा इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब राइटर बोलते हैं जब ये जो फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहा है स्टेट्स को, जिसको हम टैक्स डिवोल्यूशन बोलते हैं, भाई टैक्स का बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन होना प्रॉपर हमारे स्टेट्स के पास में, या एक ग्रांट इनेट दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, तो ये इक्वल लेवल पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से जो ये इक्विटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, वो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और उसके बदले में अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार दो स्कीम लेकर आती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है दोस्तों जहां पे राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती हैं, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर केंद्र सरकार 100% फंडिंग प्रोवाइड करवा रही होती है। तो राइटर यहां पर बोलते हैं जब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को देखते हैं जहां पर हमारी केंद्र सरकार थोड़ा पैसा देगी, राज्य सरकार थोड़ा पैसा देगी और स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस बेसिस पर जितना पैसा उनको मिल रहा है, रेवेन्यू का जो पैसा आता है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है टैक्स का, उसमें से कुछ पैसा तो वो स्कीम इंप्लीमेंट करने के बाद में वसूल कर लेते हैं। भाई स्कीम लागू कर रहे हैं किसी स्टेट में तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट, इस बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर भी अमाउंट निकल जाता है। ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली तरीके से केंद्र सरकार के थ्रू फंड की जाती है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का अलोकेशन है, यहां पर जो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये लगातार बढ़ा।
और आज यहाँ पर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए जो अलोकेशन है वो 5 लाख करोड़ से बढ़कर 14-15 लाख करोड़ रुपए हो चुका है 2023-24 के अंदर में। 700 से ज़्यादा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा अमाउंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च कर रही है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उसका कुछ बेनिफिट मतलब अपने मन पसंद, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या है भाई, स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी जो अपना मतलब स्टेट है जिसमें उसको लग रहा है पैसा खर्च करना उसमें कर रहे हैं। तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो कुछ ही स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर में बहुत सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रही है और कुछ स्टेट्स के अंदर में बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो इक्वालिटी थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरल फिस्कल पॉलिसीज हैं भाई, फेडरलिज्म आपको पता है ना, जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के पास में पावर से दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी यहाँ पर जो फंड है वो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली स्टेट्स के पास में। तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो वो पॉलिसीज बदल चुकी हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आज के समय पर जीवित नहीं है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, क्योंकि टैक्स का रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जो आप देख पाओगे अगर आप बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको फिर उधार बोरो करना पड़ रहा है, अलग अलग जगह से पैसा लेना पड़ रहा है। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर टैक्सेस का जो बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और थोड़ा सा कम कर दिया है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो फेडरलिज्म है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या फिस्कल फेडरलिज्म है उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है। ये बात हमारे राइटर ने यहाँ पर मेंशन की है। आई होप दोस्तों आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है पूरा मामला क्या है। और वही बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हमारे दूसरे वाले एडिटोरियल में मेंशन की गई है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है फटाफट वो देखो। क्वेश्चन यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो एक मेन मूव है, जो मेन कदम है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होते हैं स्टेट्स को वो यहाँ पर कम हो गए। तो जो सरकार ने फाइनेंशियल ट्रांसफर स्टेट्स के पास में कम कर दिए, क्या इससे हमारा फेडरलिज्म कमजोर हो रहा है? इस पे आपकी क्या विचारधारा है? आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए 250 शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपने बढ़िया सा लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। अगला जो एडिटोरियल आप देख पाओगे यहाँ पर भी फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बात की गई, यानी कि दोनों सिमिलर आर्टिकल से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैटर क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। हुआ ये, इस एडिटोरियल में बात यह है कि 8 फरवरी को जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन, अब जो ये पिनारी विजयन है इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक कह सकते हो कि इन्होंने बोला है कि 8 फरवरी को हम प्रोटेस्ट करेंगे न्यू दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ में, कि केंद्र सरकार यहाँ पर प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड नहीं करवा रही है। केरला की सरकार ने यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर में एक ये इल्ज़ाम लगाया है, ये एलिगेशन लगाया है कि केंद्र सरकार की जो ये पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से जो राज्य सरकार है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही हैं। अभी जो आपने एडिटोरियल डिस्कस किया था पहला वाला, ये तमिलनाडु की बात कर रहा था, ये तमिलनाडु के लीडर्स हैं, ये यहाँ पर केरला की बात हो रही है। तो दोनों साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन किए गए हैं। तो मेंशन ये किया गया कि भाई यहाँ पर जो लिमिट्स लगाए जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है उनके पास में प्रॉपर पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बजट बहुत कमज़ोर है। अब बजट नहीं है तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनको बोरिंग करनी पड़ रही है, उधार लेना पड़ रहा है। अब उधार जब लेने जा रहे हैं तो उधार के ऊपर भी लिमिट्स को इम्पोज कर दिया गया है। तो जो इम्पोजिशन लगाई गई है वो नेट बोरिंग सीलिंग है। नेट बोरिंग सीलिंग आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या है। तो एनबीसी जो होता है ये किसी राज्य सरकार की बोरोइंग्स के ऊपर में रुकावट लगा देता है, लिमिट्स लगा देता है, एक लिमिट सेट कर देता है भाई किसी भी, क्योंकि आपको पता है राज्य सरकार के पास में जो उनका बजट है उसके अलावा वो अलग अलग जगह से बोरो कर सकते हैं, फंड उठा सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। जितने भी सोर्सेज, जितने भी रास्ते होते हैं, चाहे वो ओपन मार्केट बोरिंग हुई, हर एक रास्ता बंद हो जाता है जब ये एनबीसी लगाया जाता है, नेट बोरिंग सीलिंग लगाई जाती है। तो ठीक है, तो केरला का कहना यह है कि नेट बोरिंग सीलिंग लगाई गई हमारे पास में। अब जब हमें पैसा इकट्ठा करना था
तो हमने यहाँ पर बोरो करना एक सही रास्ता समझा क्योंकि बजट गड़बड़ा गया, तो बोरो भी नहीं हो पा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 है वो वायलेट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। इसकी वजह से जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म है हमारे देश के अंदर में वो कहीं ना कहीं इरोड हो रहा है, वो बेकार हो रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट फिर बचा ही क्या जब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टेट्स को बजट नहीं मिल पा रहा है। फिर राइटर ने मेंशन किया कि जो केरला है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर प्रोटेस्ट भी कर रहा है इन चीज़ों को लेकर। डेट में डूबा पड़ा है, उधार बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं केरला में वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फंड किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट की एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसका नाम है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत बोरिंग्स लेती है जिसके बेसिस पर सारे के सारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पर डेट यानी उधार बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो चुका है। तो जो केंद्र सरकार इस तरीके से लिमिट्स लगा रही है इनके ऊपर में, क्या वो स्थिति सुधार पाएगा? इससे यहाँ पर केरला का फाइनेंशियल स्टेटस और बेकार हो जाएगा, ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो जो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 है यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार से एक कंसेंट लेना होगा, एक अप्रूवल लेना होगा, हाँ भरवानी होगी भैया हम लोन उठा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख पाओगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार सीधा एनबीसी लगा देगी, नेट बोरिंग सिग्नल लगा देगी कि भैया ये लिमिट आपकी इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो इससे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 क्लॉज 3 है ये वायलेट हो रहा है सीधा, क्योंकि ये तो यहाँ पे पावर दे रहा है लोन उठाने की, पैसा उठाने की, लेकिन आपका अप्रूवल चाहिए, लेकिन आपने एनबीसी उसके बदले में लगा दिया। तो इस बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ, इस आर्टिकल का वॉयलेशन हुआ, ये यहाँ पर कहना है। तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो रहा है। ये चीज़ें हमें रोकनी होंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केरला की सरकार का कहना यह भी है कि कई सारा यहाँ पर जो अमाउंट है या कई सारी जो उनकी अर्निंग्स हैं वो अर्निंग्स उनके पब्लिक अकाउंट की हैं, और पब्लिक अकाउंट के पैसे के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होता। तो वो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी खुद की मैनेज कर लेगी उसे, यानी कुछ फंड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट खुद मैनेज करता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उस फंड को ज़बरदस्ती दूसरे फंड में डालना ये गलत है। उस फंड के ऊपर यहाँ पर एक कंट्रोल बना के रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का वो गलत है। ये बात यहाँ पर केरला की गवर्नमेंट का कहना यह है। ठीक है, तो इनको आज के समय पर अगर आप देखोगे तो केरला का जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है, उधारी में चल रहे हैं। ये इन्हें फिस्कल डेफिसिट कम करना है, 2025-26 तक इनका एक टारगेट है। बट अगर इस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन होंगी तो वो केरला अपने फिस्कल टारगेट को कम नहीं कर पाएगा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी बताया गया है कि केरला की सरकार का कहना यह है कि जो पब्लिक अकाउंट में अलग अलग जगह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है या पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट में, उसके ऊपर एनबीसी लागू नहीं होना चाहिए था। ये जो बोरो की एक लिमिट लगा दी गई है, बोरोइंग लिमिट नहीं होनी चाहिए थी। अगर लिमिट लगेगी तो फिर यहाँ पर जो स्टेट अपना बजट को कैसे मेंशन करेगी? बोरोइंग के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये फेडरलिज्म के यानी संघवाद के ढांचे को बर्बाद कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, ये बात राइटर ने मेंशन की हुई है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दोनों आर्टिकल्स है, दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं रिगार्डिंग फिस्कल फेडरलिज्म, तो ज़्यादा कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर नहीं है, सिंपल थे। ठीक है, बाकी आते हैं अपने 2015 वाले इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन ये था यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस से बताओ 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। पहली चीज, क्या यूनियन बजट को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? नहीं भाई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपको पढ़ाया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड यहाँ पर सेकंड वाला जहाँ पे सही है, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, यहाँ से आप सीधा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, अमाउंट विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, दैट इज वाई ये सही है। थर्ड वाला गलत है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट के लिए आपको ऐसा पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है पब्लिक अकाउंट के लिए भी यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।